अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म न्यूक्लियन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वॉज यूज बाय। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास 4 है, साइंटिस्ट का नाम पूछा है। मिस्चर, चारगाफ, मेंडल, फ्रैंकलिन। किसने ये वर्ड न्यूक्लियन यूज़ किया था? अब इससे पहले कि आप ये बता पाएँ कि न्यूक्लियन वर्ड किसने, कौन सा साइंटिस्ट ने यूज़ किया था, आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की थी या क्या इन्वेंशन किया था। तो पहली चीज़, आपको साइंटिस्ट के नाम से ज़्यादा उनका काम पता होना चाहिए। नाम तो आपको आएगा ही, लेकिन आपको काम नहीं याद रहता है। हमको साइंटिस्ट का काम जानना ज़्यादा ज़रूरी है रैदर देन कि साइंटिस्ट का आप नाम जानते रहो। साइंटिस्ट के नाम बनते हैं उनके काम से, तो उनका काम क्या है ये आपको याद होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम ये याद रहना चाहिए कि एक साइंटिस्ट का जो रिमार्केबल वर्क है जिससे वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हुआ, वो काम क्या था। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक साइंटिस्ट को देखेंगे। जिन्हें नहीं जानना है कौन सा साइंटिस्ट क्या करता है, वो आगे नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आगे मूव ऑन कर सकते हैं। वाइल हम लोग एक एक साइंटिस्ट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, जिससे आपके ब्रेन में हमेशा के लिए वो एक तरीके से सेट हो जाए। क्योंकि आप जब मेरी बातें सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे रैदर दैन कि जो आप पढ़ते हो। तो एक एक चीज़ में रिमार्केबल चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे आपको सुनना है, बाकी कुछ करना नहीं है। ठीक है, हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर को द मैन हु डिस्कवर्ड डीएनए भी कहा जाता है। एक साइंटिस्ट जिसने दुनिया को एक नए जेनेटिक मटेरियल से इंट्रोड्यूस किया, फ्रेडरिक मिस्चर। इनका जन्म 13 अगस्त 1844 को हुआ था एंड ही डाइड ऑन 26 अगस्त 1895। मिस्चर एक स्विस साइंटिस्ट थे जो डीएनए के डिस्कवरर के रूप में जाने जाते थे। 1869 में उन्होंने पस सेल्स मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, पस फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और एक नए सब्सटेंस को डिस्कवर किया जिसे उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया। प्लीज़, आई एम रिपीटिंग इट, जिसका नाम क्या था, क्या नाम दिया उन्होंने? न्यूक्लियन नाम दिया, जो आज हम डीएनए के नाम से जानते हैं। उनका काम उस समय के लिए रेवोल्यूशनरी था, लेकिन तब लोग नहीं समझ पाए कि ये डिस्कवरी जेनेटिक्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है आपको मालूम है? मिस्चर को उनकी डिस्कवरी के लिए कोई प्राइज़ नहीं मिला। सोचिए आप, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, हमने कुछ अगर कुछ बहुत बड़ा काम किया तो हमें कुछ अप्रेजल मिले, कुछ अच्छी चीज़ मिले, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई कॉन्ग्रेचुलेट करे, कोई हमें अवार्ड दे, बट उन्हें इस चीज़ के लिए किसी ने कुछ रिकग्निशन नहीं दिया। लेकिन उनका काम आगे चलकर डीएनए और जेनेटिक्स के फील्ड में एक फाउंडेशन बना। फ्रेडरिक मिस्चर एक अनसंग हीरो हैं जिन्होंने डीएनए की दुनिया का दरवाज़ा खोला। सो वी सैल्यूट मिस्चर, सर मिस्चर, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया विदाउट एनी रिकॉग्निशन। वाइल आज सही समय है जब हम उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, बट जब तक वो जीवित थे तब तक किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने रिकग्नाइज किया। कई बार हम लोग इंसान ऐसे ही हैं, जब तक जो चीज़ हमारे सामने होती है हम उसकी कीमत नहीं करते, और उसके जाने के बाद जब उसके बारे में पता चलता है कि उसने क्या क्या किया था, कैसे एफर्ट्स लिए थे। क्योंकि 2 लोग हमेशा सफ़र करते हैं, एक जो ज़िंदगी में पीछे हैं और एक जो ज़िंदगी से आगे बढ़कर हैं। ये दोनों सफ़र करते हैं, और एन्जॉयमेंट वही करता है जो प्रेजेंट में रह के अपने हिसाब से रहता है। ठीक है, फिर ऐसे तो लाइफ है, चलते रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट। आवर नेक्स्ट साइंटिस्ट इज एरविन चारगाफ, द मैन हु क्रैक्ड डीएनए's कोड। एक साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट रूल डिस्कवर किया। ही वॉज बॉर्न ऑन 11 अगस्त 1905 एंड ही डाइड ऑन 28 जून 2002। आप में से बहुत सारे बच्चे 2002 में पैदा भी नहीं हुए होंगे जब उनकी डेथ हुई। यू मस्ट बी फ्रॉम 2005, 2006 और 2007 जनरेशन। चारगाफ एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जो डीएनए के बेस पेयरिंग रूल्स के लिए फेमस थे। 1949 टू 1950 के बीच उन्होंने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोजिशन को स्टडी किया और एक पैटर्न डिस्कवर किया जिसे चारगाफ रूल कहते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत जगह पर चारगाफ रूल यूज़ किया है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, और आगे भी हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। उन्होंने ये प्रूव किया कि किसी भी डीएनए सैंपल में एडेनाइन की क्वांटिटी हमेशा थाइमाइन के बराबर होती है और साइटोसाइन की क्वांटिटी हमेशा ग्वानाइन के बराबर होती है। ये डिस्कवरी बाद में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए यूज़ की थी। लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि चारगाफ को कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, जबकि उनके रूल्स के बिना वॉटसन और क्रिक डीएनए के स्ट्रक्चर समझा ही नहीं पाते। 1962 में नोबेल प्राइज़ जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को मिला, पर चारगाफ का नाम लिस्ट में था ही नहीं। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए डायरेक्शन से डिसअपॉइंट हो गए थे।
अब चाहे नोबेल प्राइज मिला हो या ना मिला हो, लेकिन एरविन चारगाफ का काम डीएनए के रिसर्च में फाउंडेशन की तरह काम करती है, और फ्रेडरिक मिस्चर की ही तरह ये भी एक अनसंग हीरो है जो जेनेटिक्स के दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। समझ में आया? इज़ एवरीथिंग क्लियर? प्लीज़, मैं इनकी बैक स्टोरी भी सुना रहा हूँ कि हाउ पेनफुल देयर स्टोरी इज़। आप कई बार इनके मुंह देखते हैं, इनके पिक्चर्स देखते हैं, इनके काम देखते हैं, बट आप कभी भी इनकी बैक स्टोरी नहीं जानते हैं। सो बैक स्टोरी में कितना पेन है, कितना स्ट्रगल है, वो सब आपको मैं बता रहा हूँ, और आप फील कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे उन साइंटिस्ट के साथ। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि वो आपके टेक्स्ट बुक में है, क्योंकि उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है आपके लिए, और इंस्पायर करते हैं वो लाखों लोगों को जो उनकी कहानी जानते हैं। क्लियर? जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको अपनी कहानियाँ बताते होंगे अपने स्ट्रगल के दिनों की, सो वो आपको एक तरीके से इंस्पायर करती है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा हीरो हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो तो ही आप इंस्पायर होते हैं। आप कभी भी किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट। अब शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ये फ़ोटो देखकर अभी तक नहीं रिकॉग्नाइज किया हो इन्हें। इनका नाम है सर ग्रेगोर मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक साइंटिस्ट जिन्होंने हेरिडिटी के बेसिक रूल्स डिस्कवर किए, जिनका नाम क्या है? ग्रेगोर मेंडल। ही वॉज बॉर्न ऑन 20th July 1822 एंड ही डाइड ऑन 6th January 1884। मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे जो अपने पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1860s में इनहेरिटेंस के फंडामेंटल लॉस डिस्कवर किए। उन्होंने देखा कि ट्रेट्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में एक सर्टेन पैटर्न के थ्रू पास होते हैं। इसी बेसिस पर उन्होंने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जीन पेयर्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिफरेंट ट्रेट्स इनहेरिट इंडिपेंडेंटली, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेस ओवर रेसेसिव वन। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि मेंडल की डिस्कवरीज उनके जीवन काल में रिकग्नाइज नहीं हुई। उस समय के साइंटिस्ट को जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया और उनका काम इग्नोर कर दिया गया। 1900 में उनकी डेथ के 16 साल बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरेस, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन टेशमार्क ने उनका काम दोबारा डिस्कवर किया और उन्हें जेनेटिक्स का फादर डिक्लेयर किया। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, मेंडल को कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। सोचिए, लाइन से आप तीसरे साइंटिस्ट को पढ़ रहे हैं और आपकी बुक में इतनी जगह पर है, आपको लगता होगा कि इन्हें भी नोबेल मिला होगा, बट लाइन से जो तीनों साइंटिस्ट आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनमें से किसी को भी नोबेल नहीं मिला। वॉट एवर मे बी द रीज़न, बट नहीं मिला है, ये कॉमन चीज़ है। और काम इनके छोटे मोटे नहीं है, ऐसा नहीं है कि छोटा काम किया है। अपने टाइम में उन्होंने जो ये काम किया है वो एक रिमार्केबल काम है। क्लियर? सो उनको तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सर? क्योंकि नोबेल प्राइज़ 1901 से स्टार्ट हुए, उनकी डेथ के बाद। सोचिए, अभी तक नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड है बना ही नहीं कि उनको मिले, और उनकी डेथ के बाद ये सब सिस्टम शुरू हुआ अवार्ड देने का, ये लेने का। सो ग्रेगोर मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें उनकी लाइफ में तो रिकग्निशन नहीं मिला, पर आज हर जेनेटिक्स बुक में उनका नाम लिखा है। सोचिए, ये है इंस्पायरिंग स्टोरीज। ये आपको मोटिवेट करेंगी। कोई आपको क्या मोटिवेट करेगा? जो ये हमारे साइंटिस्ट हमें मोटिवेट करेंगे, ऐसा तो कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता। दीज आर द रियल हीरोज हु हैव डन समथिंग टू मेक आवर लाइफ ईजी। दे हैव contributed a very significant amount to the development and discovery of molecular biology. So आई थिंक कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैम रोजालिंड फ्रैंकलिन, द वुमन हु हेल्प्ड अनरावल डीएनए। एक साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ दिया। शी वॉज बॉर्न ऑन 25th July 1920 and she died on 16th April 1958 after the independence of India. Around 1947 we got independence. So फ्रैंकलिन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थी जो डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को रिवील करने वाले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इमेजेस के लिए फेमस है। 1952 में उन्होंने फोटो 51 कैप्चर की, जो डीएनए का सबसे क्लियर एविडेंस था कि इसका स्ट्रक्चर एक डबल हेलिक्स है। ये फोटो बिना फ्रैंकलिन के परमिशन के
मॉरिस विल्किंस ने जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को दिखा दी, जिन्होंने इसे अपने डीएनए मॉडल के कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया। सोचिए किस तरीके से लोग धोखा देते हैं आपको। मेहनत आपकी, बट उसमें चीटर हमेशा इन्वॉल्व हो जाते हैं। चीटिंग का हमेशा चांस रहता है, चीटिंग से भी ज़्यादा ये धोखाधड़ी है। लेकिन रोजालिंड फ्रैंकलिन को इस डिस्कवरी का कोई क्रेडिट नहीं मिला और 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। विल्किंस ने ही ले जाकर इन दोनों को दिखाया, तो भाई साहब जब प्राइज़ मिलने की बारी आई तो इनको भी इंक्लूड कर लिया गया। एक और सैड फैक्ट, नोबेल प्राइज़ किसी भी डिसीज्ड साइंटिस्ट को नहीं दिया जाता और फ्रैंकलिन 1958 में कैंसर की वजह से सिर्फ 37 साल की उम्र में गुजर गई। रोजालिंड फ्रैंकलिन के ऊपर हम लोगों ने एक शॉर्ट भी बनाया था, मैंने पीछे के सेक्शन में शो भी किया है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि एक्चुअल में उनकी कहानी क्या है। सो रोजालिंड फ्रैंकलिन एक फॉरगॉटन हीरो हैं जिनकी डिस्कवरी के बिना डीएनए का स्ट्रक्चर समझना इम्पॉसिबल होता। सो आपके सामने टोटल 4 साइंटिस्ट हैं, चारों की लाइफ स्ट्रगल भरी रही है। समवन डाइड बिकॉज ऑफ सम डिस्कवरी, समवन डाइड बिफोर द नोबेल प्राइज केम इनटू द एक्ट। सो बहुत सारी स्टोरीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज एंड ऑल आर मोटिवेटिंग। सो चारों के चारों साइंटिस्ट, इनमें से एक को भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, बट दे हैव वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, दे हैव प्रोवाइडेड सो मच टू द लाइफ, सो मच टू द साइंस एंड स्पेशली टू द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो मेरी तरफ से आप इन चारों साइंटिस्ट को सैल्यूट है फॉर देयर वर्क, एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर देम नॉट ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट्स व्हाट दे गेव, but how they struggled to find out these discoveries without any recognition, and even if they were recognized, some were cheated. So this is what is life. Life teaches us all these things कि आपका किया गया भी कई बार दूसरे कॉपी कर लेते हैं, ले लेते हैं, and they do not give any credit to you at all, and they do not feel bad for you. So this is life and it happens. It's very natural because human behavior is like that only. They have all the tendencies to cheat. Whatever may be the situation. Cheating is cheating. That cannot be explained in any circumstance. It may look correct in particular point of view, but yes, cheating at the end is cheating. So हमारा जो आंसर हो जाता है 43 के लिए वो है फ्रेडरिक मिक्सचर, क्योंकि न्यूक्लियन टर्म उन्होंने ही दिया था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, यूनिट 2018 का क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा कि हमने जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था उसमें 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, मिचेल्सन एंड स्टाल। लेफ्ट साइड में आपको जो फोटो दिख रहा है वो है मैथ्यू मिचेल्सन की, आज उनकी एज लगभग 94 ईयर्स है, और राइट में आपके पास फ्रैंकलिन स्टाल है जिनकी एज 95 ईयर्स है। सपोज आप इस तरीके से समझिए कि ये दोनों अभी भी जिंदा हैं और इनकी थियरीज इन्होंने फार बैक पीछे दी हुई है और ये अभी भी जीवित है। इसके पहले हमने कितने सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इन्होंने जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किया था वो किसके ऊपर किया था, कहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, फंगस, बैक्टीरियम, प्लांट, वायरस। सो ना तो फंगस था, ना प्लांट था, ना वायरस था, इट वॉज डन ऑन बैक्टीरियम, हेंस फॉर 44 आवर आंसर इज बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, नीट 2018 का क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, F2 इंटू रेसेसिव पेरेंट इज डायहाइब्रिड क्रॉस, TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन, G मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देने के लिए मैं यहाँ पे आपको तुरंत राइट आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम में भी आपको यही करना है, आपको जैसे आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और व्हाट इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर मतलब कि जो करेक्ट मैच है। बट क्या हम लोग इसमें और भी चीज़ें देख सकते हैं? यस, कि हमारे पास जो 4 टॉपिक दिए हैं ABCD, इसके पहले भी मैंने एक ही फंडा अपनाया है कि आपको जब भी पढ़ाया जाए, जब भी ये बताया जाए तो 4 ऑप्शन एक्सप्लेन किए जाए। एक ऑप्शन का आंसर दे के भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन। वो तो आपके नॉर्मल बुक्स में भी दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर है, मार्क करके आगे बढ़ जाओ। व्हाट अबाउट द अदर 3? क्या सोच के एग्जामिनर 4 ऑप्शन रखता है, और वो 4 ऑप्शन जो रखा है वो 4 टॉपिक की तरह क्यों नहीं देख रहे हम लोग? समझने लायक तो वो भी है। तो रिमेनिंग 3 भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चारों को हम देखते हैं कि जो हमारे पास चारों दिए हुए नाम, ये चारों के चारों ये टॉपिक्स हमारे टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है और हमें इनके बारे में, चारों के बारे में पता होना चाहिए। हमें अंदाज़न आंसर नहीं देना है। इट शुड नॉट बी अ फ्लूक, इट शुड बी अ डायरेक्ट करेक्ट आंसर।
सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इन चारों के बारे में जानेंगे कि ये चारों है क्या. ए इज राइबोजाइम, बी इज F2 इंटू रेसेसिव पैरेंट, सी इज TH मॉर्गन, जी मेंडल. जी मतलब ग्रेगोर मेंडल. ठीक है. ए राइबोजाइम इज न्यूक्लिक एसिड, F2 इंटू रेसेसिव पैरेंट इज टेस्ट क्रॉस, TH मॉर्गन गेव लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ग्रेगोर मेंडल गेव इनहेरिटेंस लॉस. सो 45 में जो करेक्ट आंसर है वो है ए. सो सही मैच क्या हो जाता है आपका, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड. क्यों? राइबोजाइम एक RNA मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की तरह काम करता है. ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो RNA स्प्लाइसिंग और प्रोटीन सिंथेसिस जैसे रिएक्शंस को कैटालाइज करता है. आपने इवोल्यूशन चैप्टर के दौरान भी देखा था कि जो आपका राइबोजाइम है दैट इज़ नथिंग बट RNA विच इज़ एक्टिंग एज एंजाइम फॉर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जहाँ पे RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस दिया है. बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है? F2 into recessive parent is dihybrid cross. That is absolutely wrong. Reason? F2 जनरेशन को रेसेसिव पैरेंट से क्रॉस करना एक टेस्ट क्रॉस होता है जिससे डोमिनेंट और रेसेसिव एलील्स का जीनोटाइप पता चलता है. डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, उसमें F2 जनरेशन का रेशियो 9:3:3:1 होता है, पर ये रेसेसिव पैरेंट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता. क्लियर? थर्ड जो हमारा है वो है TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन. तो पहली चीज़ तो TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किया और क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दिया, ना कि ट्रांसडक्शन का. सो ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियोफेजेस यानी कि वायरसेस बैक्टीरिया के बीच जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं. ये कॉन्सेप्ट जिंडर और लेडरबर्ग ने डिस्कवर किया था. ये आपके NCERT में दिया नहीं, आउट ऑफ स्कोप है, बट येस ट्रांसडक्शन ऑफ हर्शी एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कि बैक्टीरियोफेजेस इन्फेक्ट करते हैं अपना DNA मटेरियल. सो उनके इन्फेक्ट करने के बाद यही ट्रांसडक्शन के प्रोसीजर से था. तो वहाँ पे जब आप देखते हैं जहाँ पे कि हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट है फॉर कन्फर्मेशन ऑफ DNA एज अ जेनेटिक मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. तो दैट इज़ नथिंग बट ट्रांसडक्शन. क्लियर? अगर आप याद कर पाओ, बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, और याद कब रहेंगी, जब आपने उन्हें समझा है, ना कि रटा है. लास्ट है जी मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन. ग्रेगोर मेंडल को जेनेटिक्स का फादर माना जाता है. उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं जो पी प्लांट्स पर बेस्ड थे. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का फॉरेन DNA एब्जॉर्ब कर सकता है. ये कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में डिस्कवर किया था, ना कि मेंडल ने. तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में हमने पीछे भी बहुत बार देखा है. उन्होंने ये दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये वर्ड उन्होंने दिया था, एंड दैट इज़ नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन. जहाँ पे कि अवायरुलेंट बैक्टीरिया के DNA को पिकअप करके वायरुलेंट में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, और उनको ये पता नहीं था कि दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज़ नथिंग बट DNA. तो उन्होंने वहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली चीज़ को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बता दिया, जिसको कि बाद में हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट ने फाइनलाइज किया कि दैट वाज नथिंग बट DNA. सो इसलिए सही जवाब है ए राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड.